तो मेरा नाम है अनिल नागरथ और मेरी फर्म का नाम है अनिल नागरथ एंड एसोसिएट्स। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आप अपना जो पर्यावरण है, यहाँ रहने की जगह, उसको आप पूरी तरह बदलना चाहते हैं? 220 स्क्वायर फुट से आप 610 स्क्वायर फीट में के फ्लैट में जाएंगे, ये आपको अच्छा लगेगा? आपकी बहुत पुरानी सोसाइटी है और आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे, उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, हेल्थ और वेलबींग, इन सब को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ये आपको अच्छा लगेगा? तो आपको एक सुंदर अच्छा घर चाहिए जिसमें जो हवादार हो और जिसमें आपको बहुत संतोष मिले रहने। तो आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी एक पर्यावरण के लिए अच्छी हो और आप एक ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, जिससे आप जो हमारे आपको पता ही है कि आजकल क्या हाल है हमारी धरती का, और हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग ऐसी हो जो कम से कम नुकसान पहुंचाए हमारी धरती को। और इसलिए ये जो ग्रीन बिल्डिंग की मूवमेंट है, हम उसके भी भागीदार हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट रीडेवलपमेंट, इट इज़ अ रीइन्वेंशन ऑफ द लाइफस्टाइल। ये हम जो आपका मिलने का, कम्युनिटी का जो वातावरण बनेगा, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, ये हम चाहते हैं। सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रपोजल फॉर सरदार नगर, गीतांजलि एंड साई मिसाल। तो ये हमारी फर्म है, ये हमारी टीम है, अलग अलग लोग हैं, मैं हूँ और संजीव से हरिजित, हम सब इस टीम में हैं। हमारी मेन कंसर्न है ह्यूमेन, इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल। हमारी बिल्डिंग्स ह्यूमेन होनी, मतलब मानवीय होनी चाहिए। जो रहने वाले हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो और जो उनको अच्छा लगे वो हो। तो ह्यूमन सेंटरिंग डिज़ाइन होना चाहिए, इकोलॉजिकल होना चाहिए, पर्यावरणीय, ताकि जो भी नेचुरल है, क्लाइमेट है, हवा जहाँ से आती है, हवा आनी चाहिए हर एक घर में, नेचुरल लाइट मिलनी चाहिए, ताकि आपको बिजली का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आए। तो पानी की बचत होनी चाहिए, क्योंकि पानी का एक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसी बिल्डिंग चाहेंगे जिसमें ये सब हो बचत, और फिर सस्टेनेबल हो, शाश्वत हो, इजी टू मेंटेन, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए यहाँ रहेंगे तो ये आसानी से मेंटेन होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो वी हैव डन प्रोजेक्ट्स इन ओवर 300 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, अलग अलग तरह के, रेजिडेंशियल, कॉर्पोरेट, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी, और हमने कई देशों में भी काम किया है। कई देशों में काम किया है, भारत में भी हमने 26 शहरों में काम किया है, और अलग अलग तरह के, जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट है, रेजिडेंशियल है, कॉर्पोरेट है, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, सब तरह के प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। टाउन प्लानिंग के, अर्बन डिजाइन के, हॉस्पिटैलिटी, इंटीरियर, सब तरह के हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। ये हम हमारे अलग अलग जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, उनके साथ उनके नाम है, तो इनके नाम So we would like to develop, redevelop Pisava and Gitanjali into a vibrant, sustainable community
और उस पर क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो और जो हमारी धरती है उसका आदर करेंगे। स्पेसेस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हवा आनी चाहिए जैसे आपने कहा है, और जो भी हवा की दिशा है उसके हिसाब से घर में हवा होनी चाहिए। ये आपकी बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग 19-20 2 रोड हैं, और हमने सोचा था कि जो आपके 74 मेंबर्स हैं और 14 शॉप्स हैं, टोटल 88, तो वो सब यहाँ पर अच्छी तरह से अकोमोडेट हो। एंड ये सब रेफरेंस इमेजेस हैं, जो विजन है कि ग्रीन टेरेसेस होंगे, अच्छी लॉबी होगी, अमेनिटीज, पोडियम में गार्डन होंगे, लाइट एंड वेंटिलेशन एवरीवेयर। तो ये हमारी एक विजन है, व्यू है इसका। तो हमने ऐसी बिल्डिंग का प्रपोजल किया है जिससे साइट प्लानिंग जितनी एफिशिएंट हो सके, क्योंकि आपकी साइट ऐसी थी कि विड्थ बहुत कम थी, आपकी 17 मीटर, तो डिज़ाइन काफ़ी चैलेंजिंग था कि कैसे इसे डिज़ाइन करें इसको। तो हमने सोचा कि हम नीचे सब शॉपिंग देंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल, फिर पार्किंग, और फिर 3 विंग हैं, आप देख सकते हैं। एक राइट साइड में हम कीमत पांडेकर रोड पर, और 2 विंग 2 एंट्रेंस यहाँ पर है। और हमने अलग अलग टेरेसेस भी क्रिएट किए हैं, क्योंकि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब मेंबर्स मिल सकें और बातचीत कर सकें, बच्चे खेल सकें, तो सीनियर सिटीजन वो चल सके। तो ये है ऊपर ओके। और हम एनर्जी सेविंग होगी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो टेरेस पर सोलर पैनल्स होंगे, टेरेस पर ग्रीन होगी, ग्रीनरी होगी, हम ताकि वहाँ पर रिक्रिएशन हो। और हम ये भी प्रपोज करते हैं कि आप वहाँ सब्जियाँ भाजी उगाएं ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। मैं ये अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी बिल्डिंग में भी शुरू किया है, टेरेस पर हम भाजी वगैरह उगाते। तो यहाँ भी हमने काफ़ी टेरेसेस बनाए हैं ताकि आप उनका फ़ायदा उठा सकें, और अलग अलग लेवल पर एक्सेस होगा, और अलग अलग फंक्शन के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये जैसे होने का भी होता है कि ये हमने ऐसा किया है कि ज़्यादातर अकोमोडेट ऐसा किया है कि जो भी गीतांजलि के रहवासी हैं वो इस साइड में रहेंगे, और जो विसावा के हैं वो इस साइड में रहेंगे, लेकिन बिल्डिंग एक ही है, तो उसमें यूनिटी भी है। और उसमें अगर जिन लोगों को आदत है कि उस साइड में रहने की, तो उनको उनके पास कोई चॉइस भी है। और जैसे अभी दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर पर 3 विंग है। विंग ए राइट साइड में विंग ए है, बाद में विंग बी और विंग सी, 3 विंग से आप एंटर करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल है और शॉपिंग है, जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं। अभी आपके पास 14 शॉप्स हैं, अभी 3 और शॉप बन सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर कमर्शियल यूज़ के लिए हमने प्रपोजल किया है, उसमें कोई बैंक आ सकता है, कोई क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, या कोई ऐसे भी जो ऐसे यूज जो ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं दें। और उसके ऊपर फिर पार्किंग है। पार्किंग का एक बहुत प्रॉब्लम था, चैलेंज था इस प्लॉट में, क्योंकि ये बहुत पतला प्लॉट है, तो इसलिए उसमें काफ़ी हमको ऑप्शन करने पड़े। एक्चुअली हमने 4-5 ऑप्शन बनाए थे, तो ये हमने भी फाइनल आपके साथ बता रहे हैं।
तो पार्किंग एक तो हमने एक बेसमेंट बनाई है, सेमी बेसमेंट, जो 5-6 फुट नीचे होगी, ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे नहीं। और फिर ऊपर जो है आपको जाली दिख रही है वो पार्किंग पोडियम पार्किंग होगी। तो उसके ऊपर फिर अमेनिटी फ्लैट है, आपने देखा अमेनिटी लिखा है, तो वहाँ पर आपका जो जिम स्पा वगैरह वो होगा। और उसके आगे ग्रीन स्पेस भी है। उसके बाद फिर फ्लैट शुरू होते हैं, वो बात में अभी बताते हैं। तो ये फ्लोर प्लान, तो ये वो आइडिया था कैसे दिखती है बिल्डिंग। ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो ये है प्रतीक्षा नगर मार्ग, ये हेमंत मांजरेकर मार्ग, और ये हमारे इतने अच्छा कोना है हमारी सोसाइटी का। तो हमने यहाँ पर ये है जो जगह है आगे शॉपिंग के लिए, ये नई शॉप्स हैं। तो यहाँ पर 14 शॉप्स हैं, 11 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो शॉप्स ऐसे आगे हैं। और ये जो हमको जगह मिली थी, तो ये हमने 3 शॉप्स और प्रपोज किए हैं। और यहाँ पर कार लिफ्ट है। यहाँ पर 2 कार लिफ्ट है, जो कार जिसके द्वारा आप सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जा सकते हैं कार पार्क करके। लेकिन बेसमेंट में जाने के लिए आपको कोई लिफ्ट ले लेनी है, आप सीधा यहाँ जा सकते हैं इसके नीचे। तो ये है सब दुकानें हैं, हर एक दुकान में लॉफ्ट रहेगा और हर एक दुकान में टॉयलेट है पीछे। अभी बिल्डिंग का एंट्रेंस, यहाँ पर बाहर से एक एंट्रेंस यहाँ है, अंदर से भी एंट्रेंस है। यहाँ लिफ्ट है। तो आप ऐसे एंटर करते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं इस तरीके से, लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर बेसमेंट पार्किंग के लिए जाना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से अगर हम आएंगे इस साइड से या इस साइड से, तो ये भी जगह अवेलेबल है। यहाँ कार नहीं अलाउ करेंगे, खाली चलने के लिए। और सिमिलरली जैसे ये है विंग 3 है, ये विंग 2 है, उसमें भी ऐसे रहेंगे लिफ्ट स्टेयरकेस वगैरह। ये विंग 1 है। और यहाँ पर यहाँ पर एंट्रेंस है और आप सीधा भी जा सकते हैं, आप ऊपर लिफ्ट से जा सकते हैं, आप स्टेयरकेस से ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ भी दुकानें हैं, सेम टाइप सेम साइज। तो ये है ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर में ऑफिसेस प्रपोज किए हैं। तो ये ऑफिसेस हर एक विंग से आते हैं। तो टोटल 9 यूनिट हैं और टोटल एरिया इसका 6200 है। तो अगर जिस डिमांड के हिसाब से आप अलग अलग साइज के या ऑफिस बेच सकते हैं और कंबाइन करके भी दे सकते हैं अगर किसी को बड़े ऑफिस चाहिए। तो ये है कमर्शियल फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। और बेसमेंट फ्लोर यहाँ से हम आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग है। यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ वाटर टैंक्स वगैरह रखेंगे। और दिस इज एरिया डिमार्केटेड फॉर वेरियस सर्विसेज। डिटेल्स तो बाद में आएंगे, लेकिन दिस इज एरिया डिमार्केटेड फॉर सर्विसेज। ये पोडियम फ्लोर है। आप लिफ्ट नीचे आप लिफ्ट से आते हैं, सॉरी कार लिफ्ट से आते हैं, तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर 18 कार स्लॉट्स हैं। और इसकी हाइट हमें ऐसे दी है कि आप बैक पार्किंग कर सकते हैं। तो ये 38 कार पार्क
at this level and 38 at the next level. तो सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर अभी पार्किंग का ऐसा है कि रूल के हिसाब से जाओ तो आपको ज़्यादा पार्किंग हमको देनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फ्लैट हैं 60 मीटर से कम, जो ज़्यादातर फ्लैट हैं वो 4 के पीछे एक पार्किंग होती है, और जो 60 से ज़्यादा हैं वो 2 के पीछे एक। तो अगर हम रूल के हिसाब से जाएं तो हमारी रिक्वायरमेंट 40 भी नहीं होती, लेकिन हम डबल प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि टू टेक इन अकाउंट रियलिस्टिक थिंग दैट आज से ज़्यादा लोगों के पास कार होते भी ये एक मुद्दा है जो रिक्वायर्स लॉट डिस्कशन इन द सोसाइटी कि पार्किंग का कैसे करें। लेकिन हमने फिलहाल 90 कार की पार्किंग दी है तीनों लेवल। So this is a amenity floor plan. तो ये हमारे विंग हैं 1, 2, 3 और ये हमारा अमेनिटी स्पेस। तो यहाँ पर स्पा हो, जिम हो, जो भी है, और ये टेरेस क्रिएट हो जाता है नीचे की कमर्शियल के ऊपर। This we should be allowed because it is a public, it's not a private thing, and this is also FSI free space, this is also FSI free space. सोसाइटी का ऑफिस यहाँ पर है, तो इस साइड इस लेवल पर ये दोनों विंग मिल सकते हैं, लोग यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपार्टमेंट कैसे हैं? ये टिपिकल फ्लोर नहीं है, लेकिन फिर यहाँ से फ्लैट शुरू हो जाते हैं। ये हैं 610 के, 2 बेडरूम, किचन, लिविंग, डाइनिंग एरिया और बैल्कनी। तो ये हैं 610 के फ्लैट हैं, और ये हैं 390 के, क्योंकि सेल के लिए ये बात चल रही थी कि शायद इस एरिया में डिमांड नहीं होगा 2 बेडरूम का, तो हम 1 बेडरूम के भी फ्लैट बनाए तो सेल के लिए अच्छा होगा। तो ये कॉम्पैक्ट 1 बेडरूम फ्लैट है 390 स्क्वायर फीट का, उसमें एक ही टॉयलेट है, और ये दूसरे 2 फ्लैट हैं, ये 490 स्क्वायर फीट के हैं, इसमें 2 टॉयलेट है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि 1 बेडरूम फ्लैट हो तो भी लोग 2 टॉयलेट करते हैं। तो ये ऑप्शन है जिसको खरीदनी है फ्लैट, तो अगर वो 390 स्क्वायर फुट का खरीद सकता है जिसमें 1 टॉयलेट हो, और 490 का जिसमें 2 टॉयलेट। और यहाँ पर 610 का भी फ्लैट है, एरिया सेम है, खाली अरेंजमेंट अलग। तो ये हो गया 4th फ्लोर का प्लान, जहाँ पर हम अम्यूनिटी स्पेस दे रहे हैं, जो जहाँ पर कम्युनिटी स्पेस है। आप ऐसे यहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, आपको गणेशोत्सव मनाना है, कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये है टिपिकल फ्लोर प्लान। इसमें ये तो आपको बता दिया था, ये 110 के हैं, 390 के हैं, ये 490 के हैं, और ये 680 के हैं, क्योंकि 22 लोगों ने ये ऑप्शन दिया है कि उनको 680 के फ्लैट चाहिए। मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट नहीं होता है इतना, थोड़ा कंफर्टेबल 2 बेडरूम फ्लैट है, और ये भी 610 के हैं। तो इस फ्लोर में सभी मॉडल के फ्लैट आते हैं। अभी 680 के 22 यूनिट मेंबर्स के लिए हैं और 10 यूनिट सेल के लिए। 610 ये 52 यूनिट्स फॉर सेल एंड 2 फॉर मेंबर्स एंड 2 यूनिट फॉर सेल। ये सब सेल के लिए हैं 490 के 25 यूनिट और 25 यूनिट। तो ये है पूरा
ब्रेकअप फ्लैट्स का। रेफ्यूज फ्लोर पर ये फ्लैट नहीं रहेगा और यहाँ पर रेफ्यूज फ्लोर देंगे, तो यहाँ से ये कॉमन रेफ्यूज होगा, दोनों विंग्स के लिए ये कॉमन रेफ्यूज फ्लोर होगा और ये विंग के लिए ये रेफ्यूज। रेफ्यूज फ्लोर भी ऐसा है कि आप वहाँ कुछ वहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कुछ फर्नीचर वगैरह नहीं ला सकते, लेकिन वैसे आप घूम सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। तो फिर ये 15 फ्लोर पर 15 फ्लोर तक ये दो विंग और ऊपर जाती है, ये दो विंग 15 फ्लोर पर कम बंद हो जाते हैं। पीछे आवाज नहीं ओके, अभी आ रही आवाज? ओके, तो ये 15 फ्लोर का प्लान है। यहाँ पर ये ऊपर जाता है ये विंग और यहाँ भी, लेकिन ये यहाँ रुक जाता है, तो इससे आपको और जगह मिलती है रिक्रिएशन के लिए। और फाइनली टॉप मोस्ट लेवल में ये लो टेरेस है और ये हाई टेरेस है। तो बिल्डिंग में स्टेप टेरेसेस हैं ताकि हम ज़्यादा यूजेबल स्पेसेस बना सकें, क्योंकि जब एक ही टेरेस होता है तो सबको सिर्फ ऊपर जाना पड़ता है उसका आनंद उठाने के लिए, लेकिन अगर आप अलग अलग लेवल पर टेरेस देते हैं तो ज़्यादा लोग इसमें इसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये को हम स्कीमेटिक सेक्शन बोलते हैं। अगर हम वर्टिकली बिल्डिंग को देखें तो ये कैसे है, तो ये है हमारा रोड लेवल और ये हमारी पार्किंग बेसमेंट पार्किंग लेवल है, और ये सर्विसेज है वाटर टैंक वगैरह के लिए। ये हैं दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर, ये जो ओरिजिनल प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके लिए, और ये सेल के लिए। ये ऐसे दिखाया गया कि एक लाइन में है, लेकिन ये एक्चुअली टर्न की। दिस इज अ स्कीमेटिक सेक्शन। उसके बाद ये कमर्शियल आ गया, जो आपको बताया था पहले 9 यूनिट हैं कमर्शियल के। उसके बाद 2 फ्लोर है पार्किंग के। तो यहाँ से हम लिफ्ट में, कार लिफ्ट में जाएंगे, 2 कार लिफ्ट हैं, तो आप यहाँ भी उतर सकते हैं, यहाँ भी उतर सकते हैं और कार यहाँ पहुँच सकती है। उसके बाद फिर ये अमेनिटी फ्लोर है, जहाँ जिम और स्पा वगैरह हो सकता है, जिम और योगा हॉल या जो भी, तो ये वहाँ पर है। उसके बाद फिर रेगुलर क्लास शुरू होते हैं। फिर ये फ्लोर पर रेफ्यूज फ्लोर आ गया, और फिर ये 15 फ्लोर तक है और ये 20 फ्लोर तक। तो इसके लिए यही रेफ्यूज फ्लोर बन जाती हैं, ये रेफ्यूज फ्लोर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर 24 मीटर के बाद हमको रेफ्यूज फ्लोर देनी पड़ती है फायर सेफ्टी के लिए। तो यहाँ से आपको क्लियरली मालूम पड़ता है कि ये सब बी टाइप है, मतलब 610 के, ए टाइप हैं 680 के, और ये हैं ए टाइप जो बेचने के लिए हैं। ये मत सोचिए कि कौन से फ्लैट बेचने के लिए, ये तो आपकी सोसाइटी का डिसीजन है। मैं खाली डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ कि ऐसा है, आप सोसाइटी डिसीजन है कि कौन से आप सेल करेंगे और कौन से आप रखेंगे। तो ये खाली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो ये जो 1 बेडरूम के यूनिट हैं, ये सब सेल के लिए, तो सोसाइटी मेंबर्स के लिए ये और ये फिर 610 के 2 फ्लैट यहाँ मिलते हैं सेल के लिए, और ये 10 फ्लैट 680 के मिलते हैं। ये कन्फिगरेशन कुछ ज़रूरी होता, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
हमने ऐसे बनाया ताकि हम पूरा FSI वापस सकें और जितने फ्लैट बन सकते हैं उतना हम बनाएं। तो ये थोड़ा डिटेल प्लान है। तो ये है 680 वाला, यहाँ से एंटर करते हैं और ये लिविंग रूम है और यहाँ हमने डाइनिंग का थोड़ा निश बनाया है ताकि डाइनिंग लिविंग रूम के अंदर नहीं हो। ये है बैल्कनी जो हम हमेशा प्रमोट करते हैं क्योंकि बैल्कनी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जिससे आप बाहर से आपका संपर्क हो और आपको ऐसा नहीं हो कि आप एकदम बंद कमरे में हैं। तो यहाँ पर आप फूल पौधे उगा सकते हैं, तुलसी उगा सकते हैं और कुछ भाजी भी उगा सकते हैं। ये है किचन और ये है कॉमन टॉयलेट और ये है बेडरूम 1 का, ये है 12x9 का और ये बेडरूम 2 है 12x12 का। उसका अटैच टॉयलेट है, इसका कॉमन टॉयलेट, तो बाहर के लोग भी वो टॉयलेट यूज कर सकते हैं। तो ये 680 फुट का, तो 610 है। उसमें प्लान सिमिलर है लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो इसमें भी ये लिविंग रूम है, ये डाइनिंग है, आप डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, सामने किचन है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये, इसका अटैच टॉयलेट और इसका कॉमन टॉयलेट। तो प्लानिंग है सिमिलर और ये कुछ हमारी बैल्कनी। और ये जो 1 बेडरूम है बेचने के लिए, तो एक है 490 फुट का, उसमें भी हम यहाँ एंटर करते हैं। कॉन्सेप्ट सिमिलर है लेकिन एरिया कॉम्पैक्ट है। तो ये लिविंग रूम है, ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, ये एक सिंगल कॉमन टॉयलेट है और ये कॉमन टॉयलेट है और ये अटैच टॉयलेट। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि सिंगल 1 बेडरूम में भी लोग 2 टॉयलेट आते हैं, लेकिन उसमें एरिया भी बढ़ जाता है थोड़ा। तो अगर हम और भी कॉम्पैक्ट करें तो 390 में हम सिंगल टॉयलेट ले सकते हैं, लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन, बेडरूम। तो मिनिमम एरिया वेस्टेज है, पैसेज वगैरह एब्सोल्युटली मिनिमम एरिया वेस्टेज है। जो भी आपको एरिया है पूरा उसका फायदा मिलता है। लेकिन बैल्कनी हर एक फ्लैट में होनी चाहिए, जितना छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं कि बैल्कनी हर एक फ्लैट में होनी चाहिए। अभी एरिया कैलकुलेशन, प्लॉट एरिया 1650, FSI 3 के हिसाब से 53,000 स्क्वायर फीट, प्रो रेटा 17.23 मीटर्स इंटू 88 यूनिट्स, इतना बिल्ट अप एरिया इतना हो जाता है फंजिबल मिला के ना। टोटल परमिसिबल बिल्ट अप एरिया 93,964। तो ये है FSI एरिया। और जो एडिशनल एरिया मिलता है स्टेयरकेस के लिए, लॉबी के लिए इतना है, जिम और अदर अमेनिटीज वो भी फ्री ऑफ FSI है, वो इतना है, पार्किंग के लिए इतना जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन एरिया 1,46,000 फुट हो जाता है। ये रफ कॉस्ट प्रोजेक्शंस हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 44 करोड़, पाडा का और पीवी वगैरह सब मिला के 20 करोड़, कंसल्टेंसी 3, रेंट, ब्रोकरेज, शिफ्टिंग। रेंट हमने 30 महीनों के लिए गिना है 25,000 रुपये पर मेंबर। और कंटिजेंसीज हमने रखा है कि जब की कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में आती हैं तो वो उसका हमने 5% रखा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 82 करोड़। अभी एरिया Zera carpet area for existing members 49,872. So balance area for sale is so much 36,575. उसमें से रेजिडेंशियल सेल हमने
30,000 रुपये फुट गिना है। शॉप का सेल 50,000 रुपीज़ और कमर्शियल सेल 35,000 रुपीज़। ये हमने थोड़ा जो भी सर्वे किया थोड़ा बहुत उसके हिसाब से हमने किया है। इट इज़ ऑन कंजर्वेटिव साइड, मतलब उम्मीद यही है कि ये ज़्यादा मिलेगा बाद में, लेकिन इतना तो मिलना चाहिए। तो सेल का प्रोसीड 117 करोड़ है और एक्सपेंसेस 82, सरप्लस 35 करोड़। तो ये है। और इसमें हम ये भी कहना है कि जो मेंबर एक्स्ट्रा एरिया ले रहे हैं उनको 30% डिस्काउंट पर दे सकते हैं। जैसे जो 22 फ्लैट उनको एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, और भी कोई आगे आएगा जिनको मतलब आज की तारीख में एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, तो आई एम श्योर सोसाइटी विल कैन अफोर्ड टू गिव 30% डिस्काउंट मेंबर्स के लिए। और बाकी तो फॉर्मूला है, रिश्तेदारों के लिए कितना कम और वो फ्रेंड्स के लिए कितना कम, लेकिन सोसाइटी मेंबर्स के लिए हम जो अपने यूज के लिए कर देते हैं उनको उतना डिस्काउंट मिल सकता है। So this is all the stages of work which I think you know. You have to appoint architects, you have to share the documents, preparation, feasibility report, acceptance of society, opening of the account, appointment of consultants, initial resource generation, design finalization, finalizing construction strategy, municipal application, MADA application, loan processing, pre-booking, RERA application. RERA application तो आप तभी कर सकते हैं जब आपका सेल फ्लैट अप्रूव हो, और वर्किंग ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, टेंडरिंग, अपॉइंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, देन ओनली मेंबर्स शिफ्ट आउट। ये सब जब तक ये फाइनल नहीं होता कि काम कौन करेगा कब करेगा, तब तक आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। उसके बाद ही आप जा सकते हैं बाहर, और सेल स्ट्रैटेजी भी आप बनाएंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे कि किस टाइम पर कितना आपको चाहिए। अभी अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट हम आपकी मदद कर सकते हैं वो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के लिए फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है मेरी प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको कुछ सवाल ये फॉर्म सबको दिया गया है, ये वोटिंग फॉर्म है। इस वोटिंग फॉर्म में आज के 3 जो डिजाइन आर्किटेक्ट्स है, तीनों के नाम है, और उनके नाम के सामने क्वेश्चन 1 to 10 है। तो मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, वो जो मैं पूछूंगा, जो इनको पूछ रहा हूं वही सबको वही क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े चेंजेस करके। और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और फिर 10 में से वो एक क्वेश्चन के आप मार्क देंगे हर एक को, और उसका टोटल फिर कमेटी मारेगी। अगर आपको ये तकलीफ है कि ये मैं नहीं समझता हूं, मैं कैसे मार्क दूं, या प्लान में नहीं समझता हूं, लेकिन हमारे मैनेजिंग कमेटी पे हमारा भरोसा है, तो नीचे एक पॉइंट है कि मैनेजिंग कमेटी टू गिव मार्क्स ऑन माय बिहाफ। तो आपको अगर नहीं देना है तो आप नीचे के पॉइंट को टिक करें, तो मैनेजिंग कमेटी आपके तरफ से जो आपके मार्क है वो भी मैनेजिंग कमेटी दे सकती है। आप अगर खुद देना चाहे तो खुद भी आप मार्क दे सकते हैं, तो फिर मैनेजिंग कमेटी आपके लिए कोई मार्क नहीं देगी। और अगर आप खुद नहीं देना चाहते हैं, मैनेजिंग कमेटी पे छोड़ना चाहते हैं, तो 1 2 3 पे नहीं, नीचे पे जो है लास्ट वाले पे उस पे टिक कर दिया तो मैनेजिंग कमेटी करेगी। तो ये और एक सवाल मैं पूछूंगा, और मैं समझता हूँ करीब करीब इतने सोसाइटी में 200-300 सोसाइटी में लोगों का सुनता हूँ
तो आपकी तरफ से जो सवाल आने चाहिए वो सब मैं शुरू में पूछता हूँ, कोई रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले सवाल है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने बनाया, बढ़िया बनाया, लेकिन 13 सितंबर 2019 को एक जीआर आया था, गवर्नमेंट ने निकाला था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि सेल्फ डेवलपमेंट को 10% एडिशनल एफएसआई यानी बिल्डर को देते हैं उससे ज्यादा। उन्होंने ये भी बोला था कि सारे प्रीमियम सोसाइटी को 50% में मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि एडिशनल एरिया जो आप लेते हैं वो 1000 रुपया खाली उसकी स्टैंप ड्यूटी, वो कितनी भी कॉस्ट की आप एरिया, आप 300 फुट एक्स्ट्रा लिए, 400 लिए, 600 लिए, लेकिन सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट को, ये बिल्डर के इसको लागू नहीं है, सिर्फ 1000 रुपया स्टैंप ड्यूटी देंगे। फिर ये भी बोला था कि जीएसटी में कुछ डिस्काउंट है, लेकिन 2019 से आज तक इसका कोई अमल नहीं हुआ है। अभी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम अमल करेंगे, लेकिन खाली वो स्टैंप ड्यूटी का जीआर आया है कि 1000 रुपये से ज्यादा स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे, उसका जीआर आया है। लेकिन बाकी if you have to explain again on the plan, you may have to. तो वो जीआर आया है, तो लेकिन बाकी के तो खास अमल नहीं हुआ है, सबके लिए 50% डिस्काउंट हुआ है। तो मेरा पहला सवाल उनको है कि फिजिबिलिटी तो आपने ठीक बनाई, लेकिन ये जीआर का अमल, अगर गवर्नमेंट, अभी चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लॉलीपॉप देगी सबको, तो अगर बोलेगी कि वो जीआर के अमल करेंगे तो फिर फिजिबिलिटी में अभी तो 35 करोड़ का फायदा आ रहा है। तो ये नई फिजिबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं क्या, और लोगों को ये 8 दिन के बाद या कभी समझाए कि अगर इस जीआर के अमल हुआ तो क्या होगा, उसका एक आइडिया दे सकते हैं क्या? ये सवाल है। अगर एफएसआई बढ़ती है, हमारा प्लान ऐसे है कि हम बहुत बड़ी आसानी से जो बीच के जो लेवल है उसमें हम 2-3 फ्लोर बढ़ा सकते हैं। तो अब हमको 70 मीटर से ज़्यादा भी जाना है, क्योंकि फिर वो हाई राइज बिल्डिंग में जाती है, तो इसलिए हम उसका कंट्रोल रख सकते हैं। और जैसे हमारा डिज़ाइन है उसमें आराम से 2-3 फ्लोर और बढ़ सकते हैं। एक्चुअली 6 फ्लोर का फ़र्क है, तो इसलिए वो हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ये सब प्रीमियम में डिस्काउंट मिले वो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रीडेवलपमेंट में, फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट में, कि म्यूनिसिपल एक्सपेंसेस बेहद ज़्यादा हैं। इनफैक्ट दे आर ऑलमोस्ट एज मच एज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये कम हो। और अगर ये कम होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमको फ़ायदा वापस में बढ़ जाएगा। तो वो कितना फायदा होगा रफली कैलकुलेशन करके 8-10 दिन में अगर आप सोसाइटी ये भी डिसाइड करना है किस प्रीमियम पर डिस्काउंट देते हैं। हाँ, वही वो आप बोलिए कि इस प्रीमियम में दिया तो इतना होगा, इस प्रीमियम में दिया, ऐसा एक रफ कैलकुलेशन करके सोसाइटी को आप दे दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूछा, उसका जवाब आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लेआउट का जो आपने प्लान किया है, क्योंकि बहुत ही नैरो प्लॉट है, 17 मीटर ही विड्थ है, बाकी के प्लॉट जैसा लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं है, एकदम पतला प्लॉट है। तो ये पतला प्लॉट में लेआउट करते समय आपने ऐसी कौन सी चीज डाली है, कौन सा विचार किया है जो कोई बिल्डर नहीं करेगा, खाली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप करेंगे, ऐसा कौन सा विचार किया है? ये क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आपको बताया मैंने कि ये बहुत चैलेंजिंग था, तो हमने कई ऑप्शन बनाए और हमने आपने 4-5 प्लान बनाए। हाँ,
फाइनली हमको लगा कि ये सबसे कन्वीनियंट है और सबसे इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं सेल्फ रीडेवलपमेंट में जहाँ भी कॉस्ट कम होती है वहाँ होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि टावर बना दो और उसका खर्चा तो फाइनली बिल्डर कहीं से ले लेगा। हम जो भी खर्च करते हैं और जो बचाते हैं वो हमको ही फायदा हो। तो इसलिए हमने सोचा कि जितना कॉम्पैक्ट हो सके और जिस तरह से हम एफिशिएंटली पार्किंग करें। तो लेआउट में आपने एफिशिएंसी इंकॉर्पोरेट। अच्छा, तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब भी आपको मिल गया है। अब तीसरा सवाल है, फ्लैट के प्लानिंग में आपने क्या क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है? आपने ऑलरेडी आपके इसके अंदर बोला ही है, लेकिन फिर वो सवाल पूछते, जैसे नेचुरल लाइट, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन, जैसे इंटरनल सर्कुलेशन, इसके बारे में जैसे बिल्डर लोग ये सब चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट में आपने इन चीजों पर कैसे ध्यान दिया है, क्या ध्यान दिया है, वो जरा समझे। मैंने आपको बताया था हम ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट भी हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि कैसे हमको वेंटिलेशन के सब पॉइंट मिले। तो इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन हमारे इंटरनल डक्ट्स भी हैं, तो बाहर से हवा आती है तो एक करंट क्रिएट होता है, एक चिमनी इफेक्ट, ताकि ऊपर गर्म हवा चली जाए। तो इसलिए हमने ये देखा है कि हमें सब जगह हवा का आना जाना होना चाहिए, क्योंकि अगर हवा के लिए एस्केप हो तो ही हवा आएगी, अगर एस्केप नहीं हो तो फिर हवा बाहर ही नहीं। तो ऐसा है कि हमने वो सब ध्यान दिया है। पॉइंट आपने और एक बहुत बड़ी चीज़ कि हमारे हवा आती है ना हमारे शहर में, बहुत लोगों की गलत धारणा है कि ये साउथ वेस्ट है, एक्चुअली ये नॉर्थ वेस्ट है। और 8 मंथ्स ऑफ द ईयर हवा नॉर्थ वेस्ट से आती है और खाली बरसात के मौसम में वेस्ट से आती है। प्राइमरी इज वेस्ट, सेकेंडरी इज साउथ वेस्ट। तो हमने देखा है कि हम वी ऑलवेज ट्राई टू कीप विंडोज इन सच अ वे कि नॉर्थ वेस्ट से हवा आए। अभी ओरिएंटेशन जितनी मतलब हम कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि अभी प्लॉट के भी लिमिटेशन होती है, फिर इसके हमने तो देखा है कि कैसे। थैंक यू। नंबर 4 बैठिए, अगर खड़े रह के बात करना है। वो स्कूल में खड़े रह के शिक्षा मिलती है ऐसा नहीं लगना चाहिए। तीसरे सवाल भी पूछा है, तीसरे सवाल का जवाब भी मिला है। अभी चौथा सवाल है कि बिल्डिंग में फ्लैट अच्छे अगर आप बनाए वो बात अलग है, वो तो रहने वाले जानते हैं, लेकिन पब्लिक बिल्डिंग को बाहर से देख के बोलती है कि बिल्डिंग अच्छा है नहीं अच्छा है। तो एलिवेशन पे आपने कैसा ध्यान दिया है और एलिवेशन के हिसाब से बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छी दिखे, ये साइन एरिया में ही नहीं तो मुंबई में इस बिल्डिंग को लोग देखने आए, ऐसा ये बिल्डिंग अच्छा दिखे, इसके लिए आपने क्या किया? हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है बिल्डिंग को सुंदर बनाने की, और जैसे प्लान फाइनल होते हैं फिर उसमें और भी ध्यान देंगे मटीरियल सिलेक्शन में, और बहुत से एलिमेंट होते हैं बिल्डिंग में, टेक्निकल बाद में निकलते हैं। एलिवेशन के ऊपर आपने ध्यान दिया है। तो चौथा सवाल हो गया, उसका जवाब भी आ गया। अब 5वां सवाल आपको है, इंटरनल व्हीकल्स यानी 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी, किस तरह से उनके लिए बंदोबस्त किया है? एंट्री कैसे, बेसमेंट में कैसे, 2 व्हीलर का क्या होगा जिसके पास स्कूटर है, या बच्चे अगर साइकिल लेके आए उसका क्या, और जिसके पास गाड़ी है उसका कैसे? पार्किंग का प्लान तो आपने बताया, लेकिन उस पे आपका क्या विचार था और कैसे आपने किया, ये जरा समझे। हमने पार्किंग काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाई है, कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक लाइन है पार्किंग है। और कई जगह पर विड्थ ज़्यादा है तो 2 व्हीलर पार्किंग का भी इंतजाम हो सकता है।
फिलहाल तो हमने इस कार की पार्किंग बताई है। थैंक यू। पांचवा सवाल भी पूछा, पांचवा सवाल का जवाब भी उनसे पाया। अब छठा सवाल, एम्यूनिटीज, जैसे काफी एम्यूनिटीज अपने को परमिटेड है। जैसे एक एम्यूनिटी है सोसाइटी ऑफिस, वो तो सब जगह में होती है। दूसरा जिम्नेशियम है, स्पा है, अगर मतलब मसाज करना है, क्या करना है, वो एक है। तीसरा योगा हॉल, हाँ, योगा और एक्सरसाइज के लिए हॉल है। ये सब चीजें कानून से मिलती है, उसके लिए एफएसआई भी मिलते हैं, उसके बारे में आपने बताया था। और मेन तो रिफ्यूज फ्लोर है। रिफ्यूज फ्लोर यहाँ के लोगों को पता नहीं कि हर 7 मंजिल के पीछे एक फ्लोर रिफ्यूज के लिए दिया जाता है, जिसमें छोटे मोटे बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसे फंक्शन वो रिफ्यूज फ्लोर में हो सकते हैं। एक्चुअली रिफ्यूज फ्लोर तो फायर ब्रिगेड के लिए होता है कि कभी आग लगे तो वो रिफ्यूज फ्लोर में खिड़की वगैरह होती नहीं है, तो आपको वहां जाके बैठना है, तो फायर ब्रिगेड आके उस सीढ़ी से आपको वहां से उतार सके, इसके लिए रिफ्यूज फ्लोर है। लेकिन आग तो अगर अपन लोग सतर्क रहे तो आग लगती नहीं है, तो ये रिफ्यूज फ्लोर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आर्किटेक्ट थोड़ा सोचे, तो जैसे इन्होंने बताया है रिफ्यूज फ्लोर का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। हमने ऐसा रिफ्यूज फ्लोर बनाया है कि दोनों विंग से आप एंटर कर सकते हो उसमें। यानी मान लीजिए एक विंग में लिफ्ट, दोनों लिफ्ट भी बिगड़ गई, तो एक विंग से रिफ्यूज फ्लोर से दूसरी विंग में जाके उसकी लिफ्ट से नीचे आना या जाना, ये सुविधा होती है। तो वो आपने किया है नागराज जी, वो आपने किया। करेक्ट। और एम्यूनिटीज के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, वो अम्यूनिटीज तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वहीं पर लोग मिलते हैं और अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं। और तो वो हमने ऐसा बनाया है कि दो एरिया एल शेप्ड है और बीच में ग्रीन एरिया है, तो इससे इनसाइड और आउटसाइड, बाहर और अंदर का कनेक्शन हो जाता है और आपको ज़्यादा आनंद मिल सकता है उसमें, क्योंकि अम्यूनिटी क्लोज एरिया नहीं है, क्लोज नहीं है। छठा सवाल पूछ लिया, छठे सवाल का जवाब भी आपने दिया। अभी सातवां सवाल है, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। हम लोगों के लोग एक्स्ट्रा एरिया खरीद ही रहे हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट को कहीं से पैसे की कमी हो गई, तो पैसे के बारे में मतलब मुंबई बैंक या और लोग कहीं न कहीं से फंडिंग लाते हैं, तो उसमें आप कुछ मदद हमारी कर सकते हैं क्या? और किस तरह से आप, क्योंकि आप लाइजॉन के लिए तो हम दूसरे लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो ये फंडिंग के लिए लोग चाहते हैं। हालांकि ये आर्किटेक्ट का काम नहीं है फंड लाने का, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अटक गए, हम लोग पूरा फंड आने तक कोई आदमी अपना घर छोड़ेगा नहीं, और सबके मन में पूरी तसल्ली होगी कि हमारा ही बिल्डिंग पूरे होने तक के लिए फंड है, तभी अपने को घर छोड़ना है, नहीं तो किसी को घर नहीं छोड़ना है। लेकिन कभी जरूरत पड़े तो आपसे कोई मदद फंडिंग के बारे में हो सकती है क्या? ये सवाल जरूर, अगर कोई भी टेक्निकल एरिया में मदद चाहिए वो देख सकता हूँ, अगर कुछ प्लान में या कुछ और बैंक के पास जो फंडिंग के लिए रिपोर्ट देना होता है कि ये बैंकेबल है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप डालेंगे, इसमें 35 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। ऐसे बैंक को जाके अगर आर्किटेक्ट जाके समझाए तो बैंक थोड़ा उसके बारे में सोचती है। तो नहीं तो आर्किटेक्ट बोले नहीं, मैंने तो प्लान बनाया है, वो ये मेरा काम नहीं है। तो
मतलब फिजिबिलिटी में देखिए, इनको घर देने के बाद में इतना पैसा बचता है, तो आपका बैंक क्या चाहती है कि अगर हमने फंड दिया तो हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो वो आप तो बोलेंगे कि नहीं डुबाएंगे, लेकिन अगर आर्किटेक्ट जाके बोलेगा कि मैंने ये एग्जामिन किया है, इसमें कुछ नहीं है, तो ऐसी मदद आप कर सकते हैं। जरूर, जहाँ भी जरूरत हो कि मेरे आने से फर्क पड़ेगा, जरूर मैं सातवां सवाल का भी जवाब, सवाल पूछ लिया, उसका जवाब आ गया। अच्छा, जो अभी आठवां भी जरा थोड़ा गुगली है कि ये एरिया में जो रेट चल रहा है बेचने का, आपकी डिजाइन के वजह से उस रेट से थोड़ा अधिक रेट मिले, ऐसा कुछ आइडिया आप करें कि भाई देखो, जैसे एक जगह में हमारे एक आर्किटेक्ट थे, मैं किसका नाम नहीं बोलता हूँ, उन्होंने बोला, बड़े आर्किटेक्ट थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वो सेल्फ डेवलपमेंट का काम लेते ही नहीं थे, पारसी आर्किटेक्ट है, हाल में ही उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, बहुत बड़े आर्किटेक्ट है। बोले नहीं, मैं छोटा मोटा ऐसा काम नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे उस सोसाइटी के मेंबर को वही आर्किटेक्ट चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ताजमहल होटल या किसी का किया था, बोले हमको वो चाहिए। मैंने बोला वो आपका काम नहीं करेगा। बाद में उन्होंने जाके उनको समझाया, वो गुजर गए कुछ महीने पहले, तो उन्होंने बोला मैं काम तभी करूंगा जब आप आजू बाजू के जो सेलिंग प्राइस से 2000 रुपया ज्यादा में बेचोगे, तभी मैं करूंगा। आप कम दाम में बेचोगे तो मैं आपका काम, आप मुझे लिख के दो कि मैं जो बोलूंगा उस रेट में आपको बेचना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम की वैल्यू है। अगर आप ज्यादा, तो मेरी फी जो एक्स्ट्रा एरिया मिलता है उसके अंदर से निकलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और गोदरेज जैसी कंपनी का बेचने का जो प्राइस था, उससे 3000 रुपया ज्यादा में सेल्फ डेवलपमेंट का बिक गया, आज पूरा बिक गया। तो ऐसा भी है, इसके लिए ये सवाल ये था कि जनरली एरिया का जो रेट है उससे अपनी बिल्डिंग का रेट ज्यादा हो, ऐसी डिजाइन आप बनाएंगे क्या? हाँ, वही बनाएंगे, और हम चाहते हैं, उम्मीद है कि ज़्यादा रेट हो। एक तो आपको बात की है मेरे सोसाइटी वालों से, हम इसको ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, और ग्रीन बिल्डिंग में और सायन एरिया की फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग होगी शायद। मैं ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं भी तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये बिल्डिंग भी ग्रीन। तो सातवां सवाल भी पूछा, सातवें सवाल का जवाब भी, यही सवाल सब आर्किटेक्ट को पूछने वाले हैं, हर एक को उनके डिजाइन के बेसिस पे यही सवाल, और उनका जवाब आपके सामने होगा। तो आप वो कॉलम जो है सवाल के सामने, उसमें आप मार्क दे सकते हैं, और अगर किसी को कुछ मार्क दे दिया फिर चेंज किया तो वहाँ पे साइन भी करिए। तो अगर किसी का बढ़ाया, किसी का घटाया, तो वहाँ पे साइन भी करिए। आठवां सवाल है कि नहीं, आठवां सवाल हो गया। नौवां सवाल है कि यहाँ पे आइकॉनिक बिल्डिंग चाहिए, ताकि सायन में कौन सी बिल्डिंग अच्छी है तो बोलना चाहिए ये सरदार नगर में गीतांजलि और ये दो सोसाइटी की जो बिल्डिंग है, तो आप अपनी बिल्डिंग आइकॉनिक बनाएंगे क्या? जी बनाऊं। तो आइकॉनिक बिल्डिंग का सवाल हमने पूछा, उसका जवाब भी आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप बड़े आर्किटेक्ट हो, आपने पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किए हैं, इंडिया में भी 26 जगह में किए हैं। हमारा तो आपके बड़े काम के हिसाब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो हमको समय आप दे पाएंगे या नहीं? नहीं तो क्या है, नेता जैसे चुनाव के पहले आके सबका पैर छूते हैं, बाद में 5 साल वो मिलते नहीं है। ऐसे अगर आपको अपॉइंट करेंगे, काम आपके पास बहुत है, आप बिजी है,
लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के लिए आप समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वो जरा लोगों के सामने। जरूर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और जो भी आपने प्रोजेक्ट देखे वो एक साथ नहीं हुए, हैपेंड ओवर 40 years, तो टाइम तो हमेशा निकल आता है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे प्रभु साहब बोलते हैं, एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि ये देख के बाकी सब लोग बोले कि हमको भी। सरदार नगर के सारे 40 बिल्डिंग आपके ये देख के सेल्फ डेवलपमेंट में जाने चाहिए। किससे बना है, कौन आर्किटेक्ट अपॉइंट करे वो अलग है, लेकिन उनको भी वो वैसे फायदा मिलना चाहिए। वरना क्या है, बिल्डर के पास जाके फंस गए, फिर कुछ लोग जेल में गए, मैं जानता हूँ, सब हिस्ट्री भी जानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी बिल्डिंग देख के, ये पहली बिल्डिंग सरदार नगर में होगी, ऐसा देख के होना चाहिए। मैं समझता हूँ नागराज जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, और आपके सारे सवालों का 10 के 10 सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। और इसके आगे अगर किसी को कोई सवाल होगा तो 1 या 2 सवाल लेंगे, बाद में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, क्योंकि रात को 11 बजे तक बैठना नहीं है।